टूटे हुए हैं तो वो मैंने अभी करवाया नहीं है, तो उन चीज़ों को अभी क्लास के जस्ट बाद 12:30 के बाद 1-2 बजे यूट्यूब पे कराएंगे। कल समय नहीं मिल पाया मुझे, इसके लिए सॉरी। आज आपका मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए क्या है, नया बैच है ना। हाँ, आपको पता था ना नया बैच लगेगा, जानकारी नहीं थी। क्लास चेंज कर दीजिएगा। यूट्यूब पे भी चेंज नहीं किया आपने, उस पे भी वही है। चलिए चेंज कर दीजिएगा अभी, सॉरी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न किसी चीज को अगर आपने x बाई वाई फॉर्मेट में लिखा है तो वो क्या है, आपका फ्रैक्शन है। जैसे 2/3 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 7/12 लिख दिया, ये सब क्या है, आपके फ्रैक्शन है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। जैसे 2/3 का मतलब क्या, ये टोटल में भाग को प्रदर्शित करता है। कोई भी भिन्न है वो टोटल में भाग को दिखाएगा। 2/3 का मतलब क्या हुआ, जैसे टोटल 3 है, 3 में कितना, 2 भाग। अगर आपने 3 सेब आपके पास हैं, आपने 2 सेब खा लिया उसमें से, तो कितना भाग खा लिया, 2/3 भाग खा लिया। तो ये भाग को प्रदर्शित करता है। 4 केले हैं आपके पास, 3 केले आपने मुझे दे दिया, तो कितना केला दे दिया मुझे, 3/4 भाग केला दे दिया। देने में तो 3 दिया, अगर मैं पूछूं भाग कितना भाग दिया, तो भाग जो लिया जाता है वो टोटल पे लिया जाता है। तो टोटल केले कितने थे, 4 में आपने मुझे 3 दे दिया, यानी कि 3/4 भाग दे दिया। 12 संतरे हैं आपके पास, 12 संतरे हैं आपके पास, 7 संतरे सड़ गए, तो कितने संतरे, कितना भाग सड़ गए संतरे के, बताइए। 7/12 भाग आपके संतरे के सड़ गए। कितना भाग अभी बचे हुए हैं, यहीं से देख के बता सकते हैं, बताइए। 12 में 7 सड़ गया तो 12 में 5 बचा हुआ है, सही है। तो सही संतरे कितने हो गए, 5/12 भाग। जैसे 4 केले आपके पास थे, 3 आपने मुझे दे दिया, तो कितना भाग अभी आपके पास बचा हुआ है, 1/4 भाग बचा हुआ है। यहीं से सब पता चल जाता है। 4 में 3 मुझे दे दिया, तो 4 में 1 आपके पास बचेगा, तो 1/4 भाग केले आपके पास बचे हुए हैं। तो फ्रैक्शन का अर्थ आपको क्लियर हो गया। ये सब के सब क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है। हिंदी लिख लीजिए, भिन्न एवं दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मतलब 10 की पावर वाला हो। डेनोमिनेटर क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं हर, डेनोमिनेटर। और इसको कहते हैं अंश, ये सब पता है आपको, बहुत छोटी सी बात है। न्यूमरेटर, तो देखिए अगर किसी भिन्न का हर यानी कि डेनोमिनेटर 10 हो या 10 के पावर में हो, तो उसको कहते हैं दशमलव भिन्न। जैसे कि 1/10 हो गया, 3/10 हो गया, 5/100 हो गया, 15/1000 हो गया। ये सब आपके क्या है, दशमलव भिन्न है। इसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। तो अगर ये दशमलव भिन्न है तो दशमलव वाली संख्या में भी इसको लिख सकते हैं। बड़ा नॉर्मल होता है भाग देना। अगर 1 में 10 का भाग देना है, या कहीं 100 का भाग देना है, 1000 का भाग देना है, तो अभी आप दशमलव को कहाँ मानेंगे, यहां मानेंगे। 1.0 का मतलब ही 1 ही होता है। जैसे ही आप 10 से भाग देंगे, दशमलव क्या होगा आपका, बताइए, 1 पॉइंट साइड में, यानी कि किस साइड में जा रहा है ये, बाएं साइड में। एक साइड मतलब एक स्थान बाएं शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.1 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये सब बचपन की चीजें हैं, पता है आप लोगों को, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं। 3/10 है, आप 10 से इसमें भाग करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 0.3। 5/100 है, आपको 100 से भाग करना है तो क्या लिख देंगे, 0.05। आ गया समझ में। 15/1000 है, तो इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं,
015। 0.3 स्थान बाएं ओर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। भाई 1000 से भाग कर रहे हैं, 3 जीरो है तो 0.3 स्थान पीछे जाएगा। अगर 10,000 से भाग करेंगे तो 4 जीरो होते हैं उसमें, तो 0.4 स्थान पीछे जाएगा आपका। इस चीज को आपको समझना है। तो ये आपने दशमलव भिन्न को दशमलव वाली संख्या के रूप में लिख दिया, तो ये क्या है? दशमलव भिन्न है। इसको भी दशमलव भिन्न बोलिए, और ये भी क्या रहेगा? दशमलव भिन्न ही रहेगा, क्योंकि इसको आपने ये लिखा है। क्लियर है? दशमलव वाली संख्या के रूप में लिख दिया। ये डॉट जो है दशमलव है। अब देखिए, आप इसके बाएं और दाएं जितने भी जीरो लगा दें कोई मतलब नहीं है। यहां जितने जीरो लगा दें वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहां जितने जीरो लगा दें वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि कोई दूसरी संख्या ना आ जाए आसपास। जीरो लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव के पहले चाहे जितने भी जीरो लगा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं। यहां पर लास्ट में अब जितने जीरो लगा लीजिए, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू भी अभी क्या है? 0.1 ही है, 0.1 ही है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए, कुछ भिन्न के टाइप हैं, उसको मैं आपको बता दूं। एक होता है उचित भिन्न, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अगर किसी भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। डेफिनेशन तो नहीं लिखा नहीं इसमें। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है, ये क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आ जाइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में क्या होगा? इसका जी सीधे सीधे उल्टा। अंश छोटा है, इसमें हर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहां पर अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा, वो क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे लिखा हुआ 4/3, 7/5, 8/9, 9/8, और यहां लिखा है 7/11। ये सब के सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। काट दीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको? क्लियर है ये चीज? भिन्न क्लियर हो गया? क्या होता है भिन्न? आपका जो x बाई वाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जो x बाई वाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हर एक बच्चा देखेगा। यहां पर दिखाई दे रहा है 2/3, 3/4, 7/12। बस यहां पर हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। सब क्या है? आपके भिन्न है। ठीक, क्लियर है सारे बच्चों को? ये सब के सब क्या है? भिन्न है। अब आइए देखिए, भिन्न मतलब भाग को दर्शाता है। भिन्न किसको दर्शाएगा? टोटल में कितना हमें मिला, कितना बचा, इस भाग को दर्शाता है। तो मैंने एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर दिया आपको। अब दशमलव भिन्न क्या होता है? ऐसा आपका भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, मतलब 10 के पावर में हर हो, डेनोमिनेटर 10 की पावर में हो, उसको कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न ये है, इसको दशमलव वाली संख्या में लिखना है तो भाग करके इस तरीके से लिख देंगे। आप 0.1 लिखे हैं, इसके पीछे चाहे जितने जीरो रख लें, आगे चाहे जीरो जितने चाहे रख लें, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आइए, भिन्न का एक टाइप होता है उचित भिन्न, वो क्लियर हो गया। अंश छोटा हर बड़ा होना चाहिए। और अनुचित भिन्न में क्या है? अंश बड़ा हर छोटा। अब इसी अनुचित भिन्न को हम बदल सकते हैं किसमें? बताइए। अनुचित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, पहले हिंदी, मिश्र भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, जैसे लिखा हुआ 7/2,
इसको क्या लिख सकते हैं? 3 सही 1/2। तो ये क्या है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 मतलब 3 पूरा ले लिया फिर आधा लिया, ये आपका क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? आपके पास दो ही चीज थी, दो ही चीज थी, इन दो को क्या बना दिया आपने? 7 बना दिया। आया समझ में? दो को क्या बना दिया? 7 बना दिया, यानी कि 7/2 भाग कर दिया उसको। क्या कर दिया? 7/2 भाग कर दिया। दो चीज थी उसने, उसको आपने 7 बना दिया। जैसे मान लिया 2 आलू के टुकड़े हैं, इसको पीसेस में काट के आपने कितना कर दिया? 7 बना दिया। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया आपका? 7/2 भाग बना दिया आपने। चूंकि बराबर काटना मतलब मुश्किल है, वेट के हिसाब से आप 7 बराबर भाग में उसको टोटल मिलाकर फिर बना सकते हैं। ठीक है? काटने में तो मुश्किल होगी क्योंकि ये ऑड नंबर है आपका, तो वेट के हिसाब से टुकड़ों में अपना सेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 7/2 हो गया। 7/2 का मतलब दो चीज थी, आपने उसको 7 बना दिया। या मेरी आय 2 थी, अब मैंने उसको क्या कर दिया? 7 बना दिया। मेरी आय बढ़ गई। कितनी बढ़ी आय मेरी? 5 बढ़ गई। तो 7/2 आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आ रहा है समझ में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न क्या होती है? अंश छोटा और हर बड़ा। उसको हम उदाहरण द्वारा भी एग्जैक्टली समझ सकते हैं। 2/7 मतलब 7 सेब है, उसमें 2 मैं खा गया, तो 2/7 भाग खा गया। उचित है बोलना? अब इसको भिन्न के रूप में बोलने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, कि 2 आपके पास आलू था, आपने उसको 7 पीस में काट दिया या 7 बराबर भाग में बांट दिया, तो उसको बना दिया आपने 7/2 भाग। क्या बना दिया? 7/2 भाग बना दिया टोटल। अब देखिए, या आय 2 थी, आय बढ़ के 7 हो गई, यानी कि अब आय क्या हो गई? 7/2 भाग हो गई। आया समझ में? आय जैसे हमारी 200 है, 7/2 भाग आय हमारी हो गई। इसका मतलब अब आय हमारी कितनी हो जाएगी बताइए? 700 हो जाए, सॉरी 700 हो जाएगी। बताइए, आय हमारी 200 थी, फिर अभी आय हमारी 7/2 भाग हो गई। इसका मतलब आय हमारी अब क्या हो गई? 700। ठीक? तो देखिए, ये मिश्र भिन्न हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद आई सम्मिश्र भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2/3/4। आ गया समझ में? 2/3 और फिर बटा में 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हिंदी में बोलने में असुविधा लगती है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। जैसे लिखा है 7/4 और बटा 3, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कहीं लिखा हुआ है 1/5/9, 1/5/9, क्या है ये आपका? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। क्लियर है सारे बच्चों को? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। यौगिक, चलिए इसकी जरूरत नहीं है यौगिक, बस इतना सही है। इतना सब जरूरत भी नहीं पड़ती किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, नाम की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल भिन्न तो भिन्न। क्लियर है? अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन में एक कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन आपको दिखाया था, सतत भिन्न दिखाया था ना। सतत भिन्न, सतत भिन्न क्या था? ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, इसमें क्या है? जैसे लिखा हुआ है 1+1 अपॉन में 1+1 अपॉन में 1+1 अपॉन में 1+1 अपॉन में 1+3/5, इस तरह से। ये क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन है। इसको कहते हैं सतत भिन्न। ये क्या है? सतत भिन्न है। ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूअसली ये चल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि ये 1+1+ में ही ऐसे चलेगा। 2+1 अपॉन में 3+5 अपॉन में 9+1 अपॉन 8+7 अपॉन 15+1/3, ऐसे चल सकता है। मतलब लगातार आपको सतत रूप से चलता हुआ कॉन्टिन्यूअस आपको ये दिखाई दे, तो ये हो गया आपका सतत भिन्न। क्लियर है सारे बच्चों को? सब लोग टेलीग्राम पे शीट पड़ी हुई है, ओपन कर लें। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सीधे। कल तक कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है। निकालिए। यस,
देखिए 10/2 को लिख सकते हैं आप 5, आगे समझ में 5/1, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी इसका सिंप्लीफाइड रूप है, तो ये क्या हो गया, सिंपल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद सिंपल फ्रैक्शन का मतलब कोई फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए आप लोएस्ट टर्म में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है दिए हुए चित्र में छायांकित भाग द्वारा प्रदर्शित भिन्न क्या है, भाग दिखाना है हमें। ये देखिएगा सब बराबर बराबर भागों में ये बटा हुआ है। ये देख लीजिए कितने भागों में बटा हुआ है, पूरी सर्कल गिन के बताइए। 8 भागों में बटा हुआ है, श्योर है। इसमें कलर कितने भाग हैं, 4 हैं भाग कलर, 4 ये कलर हैं, 4 ये कलर भाग है, यानी कि पूरे 8 में से कितना कलर्ड है, छायांकित कितना, शेडेड कितना, 4, तो 8 में 4 भाग कलर है, यानी कि 4/8 भाग कलर है। आ गई बात समझ में। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, 1/2, पूरे का आधा भाग कलर है, पूरे का आधा भाग कलर है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, पूरे का ये आधा भाग क्लियर कलर हो गया। कलर मतलब यहाँ शेडेड है, आपका छायांकित है तो आधा भाग शेडेड हो गया। दिख भी रहा है टोटल का हाफ ही तो शेडेड है, तो 1/2 इसका फ्रैक्शन बनेगा। सही है। अब इसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर के सवाल में, इसको आप ओरल रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं लगेगा क्या आज? अनिल कहाँ है, क्वेश्चन नहीं लगाओगे क्या? क्यों? तुम बदतमीज हो बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कटा था, तुम क्यों नहीं पूछे हो उससे, टाइपिस्ट से? क्वेश्चन कल कटवा दिया था, एक बार पूछे होते तुम। कई बार मैं बैच में ही रह के चिल्लाया था कि अब अगले दिन नया टॉपिक चलेगा, बोला था। मंडे से डेसिमल फ्रैक्शन चलेगा, बोला था कि नहीं? बैच में नहीं बोला था? हमेशा कई बार बोला था डेसिमल फ्रैक्शन चलेगा। तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, आप क्वेश्चन लगाए कटे नहीं है, कैसे होंगे फिर? चलिए देखिए बच्चों, देखिए अगला सवाल है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। हमारे स्टाफ जो है ना वो बैल हैं, मैं इनसे त्रस्त हूं पूरी तरह से। इतनी बार समझाने के बाद तुम बैच में बैठे हुए हो, तुमको पता है बार बार मैं कह रहा हूं नया टॉपिक चलेगा। टाइपिस्ट से भी कल मैं खुद कटवा दिया था बैठ के, टाइपिस्ट से भी नहीं पूछे हो तुम क्या पेन ड्राइव में जाना है क्या नहीं जाना है। कितने भाग हैं बच्चों, कितने? 5 रंगे हुए हैं क्या? 5 रंगे हुए हैं। कितने में? 8 में। इसका मतलब 5/8 भाग आपका रंगा हुआ है, छायांकित है। यह आपका आंसर हो। क्या है? खाली भाग पूछा है। खाली भाग पूरा 8 भाग है, टोटल क्या है? 8 है। 8 में कितना खाली है? 3 खाली है, यानी कि 3/8 भाग खाली है। 3/8 भाग खाली है। सही है। अब आ जाइए, चित्र ही गायब है तीसरे में, है चित्र है। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा आ जाए, कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं मैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। पूछा गया है कि खाली एवं छायांकित भाग को किस भिन्न द्वारा दर्शाएंगे। तो खाली भाग कितना होगा? पूरा भाग कितना है इसमें? 4। 4 में खाली कितना है? 3। 3/4 भाग खाली है। ये क्लास 2 थर्ड में नहीं कराया जाता है, सेकंड थर्ड में बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए इसमें कितना भाग बना है? 4 भाग बना है। 4 में खाली कितना है? 3 खाली है। इसका मतलब खाली भाग हो गया 3/4।
भरा हुआ क्या होगा? 1/4। बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि ये कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में भी फिगर दे के पूछ लेता। इतना रद्दी सवाल कहता बताइए ये कितना भाग होगा, इसको इस स्थान को छायांकित या अछायांकित को भिन्न में प्रदर्शित करिए। तो इस तरीके से हो जाता है। ये टाइप 1 था बच्चे। टाइप 1 कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन आज मैं करवाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन का कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन आज करवाऊंगा मैं। कल करवाने वाला था, समय नहीं मिल पाया मुझे, कल संडे को नहीं करवा पाया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। रविकांत कह रहे हैं एलकेजी में। चलिए देखिए, अब आइए 1/2 और 3/5 के बीच एक भिन्न है। देखिए 1/2 और 3/5 के बीच एक भिन्न है। चूंकि 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, 11/20, 13/20, सी है आपका 3/2 और डी है आपका 4/5। देखिए वैसे तो 1/2 और 3/5 के बीच अनगिनत भिन्न रखे जा सकते हैं। आया समझ में? 1/2 और 3/5 के भी बीच में अनगिनत भिन्न रखे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमको तो इन चारों में से ही कोई एक ऑप्शन दिखाना है जो इनके बीच में है। तो तरीका क्या है? एकदम बेसिक सा एक तरीका क्या है कि आप इनको डिवाइड करिए, दशमलव में आएगा, इनको भी डिवाइड करिए, दशमलव में आएगा, मिला लीजिए इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है। ये एक तरीका हो गया, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है ये। बाकी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दो भिन्नों के बीच में आपको एक भिन्न अगर इंसर्ट करना है, रखना है, तो वो क्या होता है? a + b/2 होता है। दो भिन्नों के बीच में मान लिया एक भिन्न a है और एक भिन्न b है। इन दो भिन्नों के बीच में अगर एक बीच में भिन्न रखना है तो वो बीच वाली भिन्न क्या होती है? a + b/2 होती है। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैं दो भिन्नों के बीच में एक भिन्न कैसे रखा जाता है, एक बेसिक अप्रोच जो कक्षा 5-6 में कराया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है यहां पर। नोट इन लिखिए, ए तथा बी के बीच अनगिनत भिन्न रखे जा सकते हैं। सही है? ए तथा बी के बीच एक भिन्न क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा, a + b/2, ये एक भिन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 1/2 और + 3/5 और /2 कितना आएगा? जोड़कर बताइए। 1/2 + 3/5 और /2 11/20 आ रहा है। 11/20 ये वैसे भी मैच कर गया, ये आसानी से क्या कर गया? मैच कर गया। अब हमारा जो सिस्टम बना वो क्या बना? 1/2 फिर 11/20 और 3/5 बना। देखिए बीच में एक भिन्न आ गया। क्या इसके बीच में और भिन्न नहीं रखी जा सकती? केवल एक ही होगा, अनगिनत होगा। अब इन दोनों के बीच में किसी को रख लीजिए, वो भी तो इन दोनों के बीच में ही माना जाएगा। बताइए, अगर इन दोनों के बीच में रखेंगे तो 1/2 + 11/20/2 क्या आ जाएगा? कितना आ रहा है? 21/40। तो अब सिस्टम जो आपका बनेगा वो कैसे बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1/2 फिर 21/40 11/20 3/5। ऐसे ही लगातार आप रखते जाएंगे। अभी मैंने इन दोनों के बीच में एक रख लिया 11/20। अब हमारा सीरीज ये दिखाई दे रहा है 1/2 11/20 3/5। अगर अभी हम चाहें तो इन दोनों के बीच में एक रख देते हैं
तो वो क्या होगा 21/40। तो क्या 21/40 1/2 और 3/5 के बीच में नहीं माना जाएगा क्या? एकदम मध्य की बात नहीं कर, मध्य न मतलब ये नहीं कि एकदम इसकी वैल्यू का हाफ हो, तो वो तो 11 बटा क्या होगा 20 ही होगा। 11 बटा क्या होगा 20 ही होगा। सही, एकदम बीचों बीच की अगर बात करता है तो बीचों बीच की बात नहीं कर रहा है, मध्य की बात कर रहा है। मध्य का मतलब इन दोनों के बाउंड्री वॉल के अंदर, इन दोनों के बाउंड्री वॉल के अंदर, ध्यान से देखिए, अनगिनत भिन्न रखे जा सकते हैं इन दोनों के मध्य में, यानी कि इसके बाउंड्री वॉल के अंदर अनगिनत भिन्न रखे जा सकते हैं। अभी इन दोनों को लेंगे तो यहां से भी उनके बीच में एक रख लिया जाएगा, फिर इन दोनों को लेंगे तो इनके बीच में भी एक रख लिया जाएगा। ऐसे रखे जाएंगे कि नहीं कई सारे, तो अनगिनत भिन्न यहां रखे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जब भी ये सवाल पूछता है तो बड़ा जरूरी होता है ऑप्शन पे डिपेंड होना। मध्य वाला सवाल पूछता है आपके पेपर में कि इन दो भिन्नों के बीच में कौन सी भिन्न आएगी बताइए, तो उसके लिए ऑप्शन पे डिपेंड होना जरूरी है। हो गया ये। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता एग्जाम में, इस प्रकार से आंसर नहीं दिया जाता। एग्जाम में इस प्रकार से आंसर नहीं दिया जाएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। एग्जाम में आंसर देने का तरीका क्या है, ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। आइए एग्जाम का तरीका देखिए। हम क्वेश्चन और ऑप्शन, मेथड 1 देखिए, हम क्वेश्चन और ऑप्शन के डेनोमिनेटर, ये लिखने में तो ज्यादा लंबा लग रहा है, हर लिख देते हैं, हर को बराबर कर लेंगे। और हर बराबर कर लेंगे ना तो फिर बीच में दिखाना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए यहां पर हर 20 है, 20 है, यहां 2 है, 5 है, 20 बनाना बहुत आसान है। इसमें किससे गुणा कर दें 10 से, तो ऊपर भी 10 से गुणा, कितना हो गया 30/20। और यहां भी 4 से गुणा तो यहां भी 4 से गुणा, कितना आ गया 16 बटा कितना 20। अब देखिए यहां भी आप 10 से गुणा कर लीजिए तो 10 से गुणा यहां भी, 4 से गुणा यहां भी तो 4 से यहां भी गुणा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है बेटा, सबका हर जो है वो 20 है। क्वेश्चन में भी सबका हर 20 है और ऑप्शन में भी सबका हर क्या है 20 है। तो केवल हमें अंश ही कंपेयर करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना पड़ेगा। समझिएगा ये थोड़ा आसान तरीका हो जाता है हर सवाल के लिए। खैर ये तो छोटा सवाल था, एक ही बार में a+b/2 से आंसर हमारा आ जा रहा था, लेकिन आता है नहीं, इतना आसान सवाल नहीं देता पेपर में कि a+b/2 से आ जाए। समझिए बात को, a+b/2 से आ जाए वो इतना आसान सवाल नहीं आता। a+b/2 के अलावा ही कोई दूसरा मान देता है पेपर में कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए a+b/2 से क्वेश्चन नहीं किया जाता। इस तरीके से करेंगे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा आपका। देखिए सबका हर मैंने 20 बना लिया। अब देखिए 10 और 12 के बीच में कौन है 11 है। 10 और 12 के बीच में कौन है 11 है, तो 11/20 ही इसके मध्य में होगा। 10 और 12 के बीच 11 है, अतः 11/20 ही सही आंसर होगा। सही आंसर होगा, सही है। 10 और 12 के बीच 11 है, अतः 11/20 ही सही आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? बाकी a+b/2 से आंसर आया था, a+b/2 से आंसर आया था। कोई भी ऐसे नॉर्मल सवाल भी रहता है ना, जैसे कहते 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में संख्याएं आपको इंसर्ट करनी है, डालनी है इसके अंदर संख्याएं, तो कैसे आएंगी संख्याएं a+b/2 से। और 5-6 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी अनगिनत। 5-6 के बीच में दशमलव में आती जाएंगी, अनगिनत संख्याएं आ जाएंगी। और पैटर्न क्या होगा अनगिनत संख्याओं को डालने का a+b/2। ये तो आपकी मान लिया संख्याएं हैं, इनको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं 5/1 6/1। बात वही पड़ गई, दो भिन्नों के बीच में आपको एक तीसरी भिन्न रखनी है, चौथी रखनी है, पांचवी रखनी है। तरीका क्या है a+b/2।
लेकिन ये एग्जाम का तरीका नहीं होता। आ गया बच्चों समझ में? चलिए आ जाइए, हो गया ये। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला नहीं, मेथड 2 देखिए, मेथड 2। देखिए, आप 1/2 सीधे भाग करिए, भाग करेंगे कितना आएगा 0.5, और ये कितना आएगा 0.6। अब 0.5 और 0.6 के बीच में कौन है इस ऑप्शन में देख लीजिए, वही आंसर क्या होगा, सही होगा। 0.5 और 0.6 के बीच में कौन है देख लीजिए, वही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ये हो गया आपका 0.55, ये क्या हो जाएगा 0.65, और ये क्या हो जाएगा 1.50, और ये हो जाएगा 0. अब बताइए 0.5 और 0.6 के बीच में कौन है, 0.55 है ना, 0.55 है, यानी कि यही आंसर क्या होगा, सही होगा। ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं, सही है, इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है। और भी तरीके हैं भिन्नों की तुलना करने का, और भी माध्यम है। आप ऑप्शन उठा के कंपेयर भी कर सकते हैं कि इसके बीच में कौन सी भिन्न आएगी, वही भिन्न आएगी जो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। तो इस कंपेयर के भी माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं वो डेनोमिनेटर को सेम करके हो जाते हैं। एग्जाम के मैक्सिमम जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक बार में कंपेयर हो जाता है। लेकिन कंपेयर करने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका ये भी मैंने आपको बता दिया, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अभी और भी तरीके हैं आपके कि इन दोनों के अंतर से भाग करके देखिए, इसमें इन दोनों के अंतर से भाग करके देखिए कौन इसके बीच में आ रहा है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे, एक साथ नहीं सीख पाएंगे। पहले तो आप बीच में कौन सी भिन्न कैसे आएगी वो पता चल गया। नियम होता है a+b/2 से इंसर्ट करिए, लेकिन कितना इंसर्ट करेंगे, अनगिनत इंसर्ट हो सकते हैं a+b/2 से, इसलिए आपको ऑल्टरनेट वे ही आपको तलाशना होता है, कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा रास्ता। तो दूसरा तरीका क्या है, कंपेयर कर लीजिए, हर सबका बराबर कर लीजिए, फिर देख लीजिए कैसे बीच में कौन आ रहा है। या तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि 0.5 0.6 के बीच में इनमें से कौन आ रहा है, तो क्या आ रहा है 0.55 आ रहा है, हो गया। अब आइए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे, 5वें नंबर के सवाल पे आ जाइए। एक भिन्न जिसका हर 40 है तथा जो एक भिन्न जिसका हर 40 है तथा जो 4/5 और 9/10 के बीच स्थित है, बीच स्थित है, वह भिन्न है। आइए ऑप्शन ले लीजिए, दिया गया है 34/40, बी वाला 36/40, सी वाला है 1/40, और डी है नन ऑफ दीज। NOT का मतलब क्या हो गया, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब हो गया। अब चलिए हमें आंसर जो देना है वही आंसर सही है जो इसके बीच में है, 4/5 और 9/10 के बीच में है, और उसका हर क्या है 40 है। ये आपको हिंट भी कर रहा है, ये आपको संकेत भी दे रहा है कि इसका हर आप क्या बना लीजिए 40 बना लीजिए। तो फिर उसको चेक करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी कि कौन इसके बीच में आ रहा है। तो हर 40 बनाना इसका बहुत आसान है। आप देखिए हर 40 बनाने के लिए यहां पर 4/5 में 8 से यहां 5 से गुणा कर दीजिए। तो जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा कि मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। इंटू 8 हो गया, कितना हो गया 32/40, सही है। और अगला वाला क्या है 9/10, इसका भी हर बना लीजिए 40। देखिए ये दोनों जो हैं 4/5 और 32/40 को क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वहां नहीं बताया था मैंने, चूंकि इन सब की बहुत विशेष जरूरत नहीं है, कॉमन भाषा में कोई भी समझ लेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या, 1/2 को हम 2/4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 1/2 किसके बराबर हुआ? 2/4 के। तो ये दोनों क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट ही तो फ्रैक्शन रहेंगे। तो 4/5 को 32/40 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, इक्विवेलेंट टू 32/40 है ये। और 9/10 ये किसके इक्विवेलेंट होगा? डेनोमिनेटर इसका भी आप बनाइए 40, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से यहां मल्टीप्लाई, कितना आया? 36/40। अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ऑप्शन से देख के बताइए। 32 और 36 के बीच में 34 है, 34/40, ये इसके बीच का आपका फ्रैक्शन है। आ गया समझ में? ये इन दोनों के बीच का फ्रैक्शन होगा। तो बस बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं डेनोमिनेटर को सेम करके। अगर अभी मैं डिवाइड करके करने जाता तो समय बर्बाद होता कि नहीं? इससे ज्यादा टाइम लगता। अगर मैं डिवीजन से करता तो डिवीजन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कक्षा 2-3 वाले ही ये सब प्रश्न हैं, समझिए। और आपका लेवल कई गुना उससे ज्यादा है, 12, 14, 15 गुना आप आगे हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद आ जाइए टाइप 3 में आइए। अब कंपेयर में आते हैं हम। ये क्वेश्चन कंपेयर करके भी हो सकता है, लेकिन अभी वो बाद में हम लोग सीखेंगे। अभी टाइप 3 में हम लोग सीख लें कंपेयर करना, फिर दोबारा से कहेंगे तो ये क्वेश्चन कंपेयर करके भी हम करवा देंगे। आइए चलिए, बिना डेनोमिनेटर को 40 बनाए भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। भिन्न 3/4 तथा 4/5 में कौन बड़ी है? टाइप 3 में आइए, 6ठे नंबर के क्वेश्चन में। भिन्न 3/4 और 4/5 में कौन बड़ी है? ये है क्वेश्चन आपका। 3/4 और 4/5 में कौन बड़ी है? बचपन से आप एक तरीका जानते हैं कि इसका हर बराबर कर दीजिए, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होगी। ये नियम आप जानते हैं। तो वो नियम क्या है मेथड 1 में? हर बराबर करके 3/4 4/5। देखिए 5 का गुणा यहां कर देंगे, 4 का गुणा यहां कर देंगे, हर बराबर हो गया। तो 5 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 कितना 20, और ये देखिए 16/20। अब देखिए यहां पर आपने हर को बराबर कर लिया। 15 में 20 से भाग हो रहा है, 16 में भी 20 से भाग हो रहा है। अब आप बताइए किसमें वैल्यू ज्यादा आएगी, किसमें वैल्यू कम आएगी? इसमें वैल्यू ज्यादा आएगी, इसमें वैल्यू कम आएगी। आप मैथ पढ़ रहे हैं, आपको पता है बड़ी संख्या में 20 से भाग देना है और इस छोटी संख्या में 20 से भाग देना है, तो रिजल्ट कौन बड़ा देगा? ये बड़ी वाली संख्या में ही 20 से भाग देना बड़ा रिजल्ट आएगा। और वैसे बच्चों को रटवाया जाता है कि हर अगर आपका बराबर है, रटवाया जाता है छोटे बच्चों को। आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, देख के बता देंगे कि अच्छा ये बड़ा है, इसमें भाग देंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। छोटे बच्चों को क्या रटवाया जाता है? जिसका हर अगर भिन्नों का बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। क्या आप लोग को ये नियम लिखवाना पड़ेगा? बता दीजिए आप लोग। ये तो आपके कॉमन सेंस की बात है, वो तो छोटे बच्चों को लिखाया जाता है। आप बस ये देख लीजिए, तुलना करनी है, तुलना करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर अभी हम इसका हर बराबर कर लें, हर अगर बराबर कर लिया जाए तो जिसका अंश बड़ा आएगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा आएगा वो भिन्न छोटी होगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही सबसे क्या पूछा है? कौन बड़ी है? ये सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी ये हो गई 4/5। ठीक, लिखवाना पड़ेगा नोट कि लिख लेंगे? हो जाएगा। अब एक तरीका और होता है, लिखवा ही देते हैं। 3/4 और 4/5 एलसीएम ऐसे ले सकते हैं, 20 आ गया। अब ये इन दोनों का हर क्या हो गया? 20, कॉमन हर हो गया 20। 4 का भाग करेंगे 20 में, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का ऊपर 3 में गुणा 15, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। तो ये फ्रैक्शन 15/20 कहलाएगा और ये फ्रैक्शन 16/20 कहलाएगा। ये बटा में 20 दोनों के हैं,
यानी कि दोनों भिन्नों का हर क्या हो गया, 20 हो गया। आ गया समझ में? तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो ये मेथड 1 हो गया हर बराबर करके। मेथड 2 में आएंगे अंश बराबर करके, बराबर करके। अब देखिए 3/4, 4/5, ध्यान दीजिए। आप यहां पर अंश बराबर करना चाहते हैं तो ये 3 है इसका अंश 4 है, इसको बराबर करना होता है तो पलट के गुणा कर दिया जाता है। 4 से गुणा यहां कर देंगे, 3 से गुणा यहां कर देंगे, तो 4 से गुणा यहां भी होगा और बताइए 3 से गुणा यहां भी होगा। ये 12 बटा क्या आ जाएगा, 16, और सॉरी हाँ ठीक है, और ये 12/15। अब देखिए बच्चों को रटवाया जाता है, छोटे बच्चों को, कि अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। क्यों? आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं। ये बन रहा है आपका क्या, 12/16, और ये बन गया 12/15। आपको देख के ही लग रहा है कि ऊपर की दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो अगर छोटी संख्या से भाग करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। या आप बोल सकते हैं, रटने वाली कोई बात नहीं, कॉमन सेंस है आपके पास। अगर ऊपर वाली संख्या दोनों बराबर है, अगर किसी में हम छोटी संख्या से भाग करें, इन दोनों में से किसी में भी छोटी संख्या से भाग करें तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। भाई कम बंटवारा होगा, छोटी संख्या से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। और अगर बड़ी संख्या से भाग करें तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो इसका भी बच्चों को नोट्स लिखाया जाता है कि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ये बच्चों की बात है, और मुझे नहीं लगता कि आपको भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से कोई भी बोले बता देंगे आप बड़े आराम से, भाई अंश बराबर कर दिया, दोनों संख्याएं बराबर हो गई, तो अब भाग लगाना है। छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। भाई 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा। अब वही अगर आप 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो वैल्यू छोटी आ जा रही है। एक तरीका ये हो गया अंश को बराबर करके। हर को बराबर करके भी आपने देख लिया। अब आ जाइए मेथड 3 पे आइए। सीधा भाग करके, सीधा भाग करके बहुत प्योर मेथड है सीधा भाग करने वाला भी। देखिए 3/4 में भाग करेंगे कितना आएगा, 0.75, और 4/5 में भाग करेंगे 0. ठीक, अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी वैल्यू भाग देने के बाद बड़ी आई है। तो 4/5 की वैल्यू आ रही है कितनी, 0.8 आ रही है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, यही है। एक तरीका ये हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? अब ये मेथड 3 था। मेथड 3। अब आ जाइए मेथड 4 में। अंश हर के अंतर से भाग देकर यदि अंश बड़ा है हर से, ये यदि हटा लीजिए, अंश हर के अंतर से भाग देकर। अंश बड़ा है इसमें किससे, हर से। ध्यान दीजिएगा, अंश बड़ा है हर से। हर बड़ा है अंश से भी हो सकता है, उसका केस पलट जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। 3/4, 4/5। यहां पर 3 में क्या कर देंगे, 4 - 3, सही है। और यहां क्या कर देंगे, 4 में 5 - 4 कर देंगे, सही है। तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी 3 और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 से संबंधित फ्रैक्शन क्या है, 4/5। तो 4/5 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इन दोनों में 4 बड़ा है तो 4 से संबंधित भिन्न बड़ी होगी। इन
बहुत बेहतरीन तरीका है। अंश हर के अंतर से भाग देने पर आपका कैलकुलेशन बड़ा कमजोर पड़ जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए यहां डिवाइड करने में मेहनत लगी थी, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी है, ये इसका वास्तविक मान भी है भाग करने पर, लेकिन हमको तो तुलना करके ही तो बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहां पर अगर अंश बड़ा रहे हर से, हर बड़ा वाला भी मैं बताऊंगा आगे, पहले ये देख लीजिए, अंश बड़ा रहे हर से, तो आप सीधे अंश हर के अंतर से, 4 में से 3 गया 1 से भाग लगाइए, 5 में से 4 गया 1 से भाग लगाइए, दोनों को अंश हर के अंतर से भाग दीजिए। अब इन दोनों में जो बड़ा दिखाई देगा उससे संबंधित भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और जो छोटा दिखाई देगा उससे संबंधित भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? ये तुलना करने का एक तरीका है, कंपेयर करने का एक तरीका है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो क्या होगा? क्या? अरे सॉरी बच्चों, अंश छोटा रहेगा हर बड़ा रहेगा, ये मिस्टेक हो गया। अंश छोटा रहेगा और हर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तभी ये सिस्टम बनेगा आपका। पहले मैंने क्या बोला था, अंश को बार बार बड़ा बोल रहा था क्या? नहीं, अंश, सॉरी बाय मिस्टेक, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, ध्यान दूसरी तरफ होता है। तो ध्यान से देखिए, अंश इसमें छोटा रहेगा और हर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तब ये केस बनेगा। आया समझ में? इसका जस्ट उल्टा होता है उल्टा होता है जब अंश आपका छोटा, सॉरी अंश आपका बड़ा और हर क्या रहे, छोटा। अभी लिखवाऊंगा उसको भी, तो लिख लीजिए, अंश छोटा है हर से, बेटा ये रहना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे संबंधित भिन्न बड़ी होगी। अब ये तो नहीं लिखाना पड़ेगा ना कि जो छोटा होगा उससे संबंधित भिन्न छोटी होगी, वो तो अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो ये हो गया आपका, साफ दिखाई दे रहा है कि 3/4 और 4/5 में बड़ा कौन है, 4/5। अब मेथड 5 पे आ जाइए, सॉरी हाँ मेथड 4 मेथड 5, 3 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। मेथड 5 पे आइए, आप 3/4 लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। ये बात ध्यान दीजिए, बाय मिस्टेक मैं उसको उल्टा लिखा था और उल्टा बोल भी रहा था, जबकि यहाँ सारे आंकड़े क्या थे, सही थे। यहाँ सारे आंकड़े क्या थे, सही थे। तो अंश छोटा रहेगा हर से, तब ये सिस्टम है हमारा। अगर अभी अंश बड़ा हो जाएगा हर से, तो सिस्टम सीधे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब जो छोटी चीज दिख रही है उससे संबंधित फिगर बड़ा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। वो आगे भी मैं नोट लिखाऊंगा। अगर ये फिगर आपका पलट जाए, अंश बड़ा हो जाए हर से, तो इसमें जो छोटा आ रहा है ना, तो वो उससे रिलेटेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा आ रहा है उससे छोटा हो जाएगा। ये उल्टी कहानी हो जाएगी। अभी एक सीख लीजिए, जनरली ये आप प्रॉपर फ्रैक्शन में देख रहे हैं, 3/4 4/5 साफ दिख रहा है आपको। यहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ा है, अंतर ले लीजिए, अंतर से भाग कर दीजिए। अब जो वैल्यू बड़ी आ रही है उससे संबंधित आपका फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। 4 आ रहा है, 4 से रिलेटेड फ्रैक्शन क्या है, 4/5 है, आपका यही बड़ा होगा। अब एक और तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा देखिए, इसमें क्या है, 3/4 4/5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ 15 लिखिए, और इसका गुणा इसमें करके यहाँ 16 लिखिए। अब 15-16 में कौन बड़ा, 15-16 में कौन बड़ा, 16 बड़ा। तो 16 से संबंधित फ्रैक्शन क्या होगी, बताइए, बड़ी होगी। यानी कि 4/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को? 4/5 ये आपका बड़ा हो गया। कोई डाउट हो तो बताइए। सही है, ये 4/5 सबसे बड़ा हो गया। समझ में आ गया पांचों मेथड? 5 में जो जरूरी मेथड आपके लिए वो कौन कौन से हैं? एक तो अंश और हर के अंतर से भाग देने वाला, ये जो अभी अभी मैंने बताया। इसमें जो नियम मैंने लिखा है उसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट नियम क्या है, 5वां वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 नियम इंपॉर्टेंट है, इन 2 नियम का प्रयोग करेंगे आप एग्जाम में। आ रहा है समझ में? इन दोनों नियम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आते हैं, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। और बाकी के उधर 3 नियम तो बच्चों वाले थे, हर एक बच्चा जानता है वो कैसे होगा।
ये नियम नहीं जानते होंगे कुछ बच्चे। कितने लोग ये भी नियम जानते थे? हाथ उठाइए। गुड। अब कितने लोग नहीं जानते थे? जान गए ना अब? ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे देखिए, अब इसके बाद आ जाइए। हाँ, 7वें नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। 9/10, 5/6, 3/4 कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? अब देखिए, हम यहां पर हर या अंश बराबर करके अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। आया समझ में? या तो मेथड 4 या तो मेथड 5 लगाएंगे। आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर मेथड होगा? यहां पर मेथड 4 सबसे अच्छा तरीका होगा। मेथड 4 दिखाई दे रहा है कि अंश यहां छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 9/1 से भाग होगा, 5/1 से भाग होगा, 3/1 से भाग होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ा कौन है? 9। तो 9 से संबंधित फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ये मेथड 1 हो गया। सबसे बड़ा हो गया आपका 9/10। ठीक हो गया। अब देखिए मेथड 2 पे आएंगे। लिखेंगे 9/10, 5/6, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी बता सकते हैं आप। देखिए, इसका गुणा करेंगे तो 9 छके कितना होता है? 54, और 10 पाँचे 50। अब 54 और 50, सॉरी 54 और 50 में बड़ा कौन है? 54। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब किसका मल्टीप्लाई होगा? 9/10 और 3/4 का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36। यहां लिखिए 10 तिहाई 30। सबसे बड़ा कौन है? 36। 36 से रिलेटेड फ्रैक्शन क्या है? 9/10। यही सबसे बड़ा होगा। इसके सहारे भी आपने 9/10 आंसर दिया है और इसके सहारे भी आपका आंसर क्या आया है? 9/10 आया है। ये 2 मेथड हो गए। एक शॉर्टकट यहां और लगता है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। ये नया शॉर्टकट है, अब अगला वाला। सब में नहीं लगता, वो कहीं विशेष जगह लगता है। वो विशेष जगह यहां पर दिखाई दे रही है। वो शॉर्टकट में लगाऊंगा अभी थोड़ी देर में, रुकिए। पहले ये दोनों तरीके आ गए। ये तो एकदम रामबाण तरीका है, सेट है एकदम, कि बहुत आसान है। पूरा डिवाइड करने से अच्छा क्या होता है? अंश हर के अंतर से भाग कर दीजिए। जब अंश छोटा है हर से, जब अंश छोटा है हर से, तो अंश हर के अंतर से भाग करिए। जो वैल्यू बड़ी दिखेगी उससे रिलेटेड फ्रैक्शन आपका क्या होगा? बड़ा होगा। और एक ये तरीका है, इसमें जो समय है इससे भी कम लगा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी टाइम उसमें कम लगा है, तो दिमाग में उसको रखना है आपको। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार दोबारा समझा दूं मैं। इसमें यहाँ 3 भिन्न उठाए गए हैं, 4 भिन्न भी हो सकते हैं, 5 भिन्न भी हो सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कैसे करना है वो देखिए। देखिए, आप सबसे पहले इन दोनों में देख लीजिए या इन दोनों में देख लीजिए, किसी में भी आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा। आप इसमें देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इसमें देख लीजिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चूंकि हमें बड़ा चाहिए तो बड़े को उठाते हुए चलेंगे, छोटे को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, विलोपित करते हुए चलेंगे, समझ रहे हैं? हटाते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा यहां पर? आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 छके कितना हुआ? 54। 54 यहां लिख दिया जाएगा। और फिर 10 है ना, ये 10 का 5 में गुणा होगा 50 आएगा। 50 इसके सिर के ऊपर लिख देंगे। अब आप हमको बता दीजिए कि 54 और 50 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 54 बड़ा है। तो 54 से रिलेटेड फ्रैक्शन क्या होगा? 9/10। ये बड़ा हो जाएगा। चूंकि हमें बड़ा फ्रैक्शन ही बता रहे हैं तो बड़ा वाला रखिए अपने साथ। ये 9/10 रख लिया। अब उसके आगे 3/4 जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। अब फिर से वैसे ही मेथड लगाएंगे। 9 का गुणा 4 में कितना हुआ? 36, सही है। और फिर 10 का गुणा 3 में कितना हुआ? 30 हो गया। अब 36 और 30 में कौन बड़ा है? 36। तो इससे रिलेटेड 9/10 सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। आया समझ में? तो सबसे बड़ा हो गया आपका
सबसे बड़ा 9/10। एक तरीका और यहां पर है, मेथड 3 नया तरीका है, उसको भी आपको सुनना है, समझना है। उससे आप एक बार में ही देख के बता देंगे कि सबसे बड़ा कौन है, पेन तक नहीं उठाना है। खैर भाग वाले में भी पेन नहीं उठाना है, लेकिन इसमें भी पेन नहीं उठाना। देखिए अगर अंश बड़ा है हर से, सुन लीजिएगा, अगर अंश बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से गड़बड़ बोल रहा हूं, अंश छोटा है हर से, वही केस है, अंश छोटा है हर से, और अंश हर का अंतर सभी भिन्नों में क्या है, बराबर है, एक नहीं बराबर होना चाहिए। यहां अंतर एक आया, यहां अंतर एक आया, यहां अंतर एक आया, तो जो देखने में बड़ा लगेगा, मतलब जो बड़ी संख्याओं से आपका फ्रैक्शन तैयार हुआ है, वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर नोट लिखना पड़ेगा हम लोगों को। देखिएगा मेथड 3 में आ जाइए, नोट 1, यदि अंश छोटा है हर से, ठीक, अंश छोटा है हर से, तब यदि प्रत्येक भिन्नों के अंश एवं हर का अंतर बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रत्येक भिन्नों के अंश हर का अंतर बराबर हो, तब बड़ी संख्याओं से बना भिन्न बड़ा होगा, एवं छोटी संख्याओं से बना भिन्न छोटा होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, यदि अंश छोटा है हर से, अभी सारा केस हम जो लेके चल रहे हैं अंश उसमें छोटा ही रह रहा है, जितने केस हमने उठाए हैं अंश क्या है, छोटा है, अंश छोटा है हर से, तब यदि प्रत्येक भिन्नों के अंश एवं हर का अंतर बराबर हो, तब बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ा होगा एवं छोटी संख्या से बना भिन्न छोटा होगा। आपको यहां दिखाई दे रहा है 9 और 10 का अंतर क्या है, 1 है। सभी भिन्नों में अंतर अंश हर का क्या है, 1 है। ध्यान से देख लीजिए, अंश हर का अंतर 1 है, तो सबसे बड़ी संख्याओं से बनी भिन्न कौन सी दिखाई दे रही है, 9/10। तो 9/10 ही क्या होगी, सबसे इन सब में बड़ी भिन्न होगी, इन सब में क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। ध्यान दीजिएगा, नोट इसी में एक और लिख लीजिए, नोट 1 हो गया और नोट 2 यहीं लिखवा देते हैं, नोट 2 यहीं लिख लीजिए, यदि अंश आपका बड़ा है हर से, इसमें क्या होगा, अंश बड़ा है हर से, सारी कहानी यही रहेगी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अंश हर का अंतर सब बराबर रहे, तो इसमें क्या होगा, जो छोटी संख्याओं से बना भिन्न दिखाई देगा, जो आपको छोटा लगेगा, छोटी संख्याओं से जो बना है वही क्या होगा, बड़ा होगा, उलट जाएगा। बस इस कहानी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला है। इस कहानी का क्या हो जाएगा, उल्टा। लिखवा देते हैं, तब यदि प्रत्येक भिन्नों के अंश एवं हर का अंतर बराबर हो, तब बड़ी संख्या से बना भिन्न छोटा होगा, एवं छोटी संख्या से बना भिन्न बड़ा होगा। जस्ट इसका उल्टा, एक अगर दिमाग में है तो अब उसका अंश अगर बड़ा हो जाएगा तो नियम पलट जाएगा, बस और कोई विशेष काम नहीं है। यहां पर बना भिन्न छोटा होगा एवं छोटी
संख्या से बना भिन्न क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। दोनों के उदाहरण ले लेते हैं अभी हम। हो गया, दोनों का एग्जाम्पल बहुत जरूरी है आपको चीजें क्लियर कराने के लिए। क्या है कमेंट दिखाइए, लिवोलन का है। आनंद मौर्य कमेंट देखा जा रहा है आपका, मैं एक स्टाफ ही लगा रखा हूं आपका कमेंट देखने के लिए। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सब कराया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं स्मिता शुक्ला, ये और लोगों की भी प्रॉब्लम होगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन में एरर हैं, तो वो सवाल कोई एक्सपर्ट नहीं था। कल संडे को मैंने बुलाया था चीज़ों को लगा के उस पर डालने के लिए, लेकिन कोई आया ही नहीं। संडे चूंकि सब लोग थक जाते हैं काम करते करते, तो लगातार संडे को सोचता है कोई भी कि एक दिन आराम कर लें, तो एक्सपर्ट ने फ़ोन नंबर ही स्विच ऑफ कर दिया था जिनको ये काम करना था। कल मैं लगाता रह गया, फ़ोन लगा ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आप लोग लगा ही रहे हैं तो आज मैं करवा के डाल देता हूँ। स्मिता परेशान नहीं होंगे आप। सर जी मैं 5 मेथड 5 किसी भी क्वेश्चन में सेट हो सकता है। हमारा आकाश मेथड 5 क्या था? हम लोग का मेथड 5 क्या था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था क्या? हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हर जगह सेट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आरोही अवरोही में बस प्रॉपर सेट नहीं होगा, जिसमें बड़ा और छोटा आपको बताना है, उसमें प्रॉपरली आप सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें कई सारे भिन्न दिए रहेंगे। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है एलिमिनेशन मेथड है। बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालने के लिए क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। बड़ा चाहिए सारे छोटों को हटाते जाइए, आया समझ में? और छोटा चाहिए तो सारे बड़ों को हटाते जाइए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आरोही अवरोही में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। लेखपाल की स्पेशल बैच कब चलेगी? लेखपाल के लिए बैच आपका स्टार्ट होगा दिवाली बाद, मतलब छठ बाद ही स्टार्ट होगा। अभी देखिए लेखपाल का भी 8-8 हजार वैकेंसी आएगा ना। यूपीएसआई भी 10-10 हजार के आसपास आने वाली है। वीडियो की भी आएगी, स्वास्थ्य विभाग में भी आएगी, रोडवेज में भी आएगी। तो स्टेट लेवल की भी वैकेंसी लगातार मिलेगी आपको। और सीजीएल सीएचएसएल मिल ही रहा है, सीपीओ मिल ही रहा है। तो जॉब्स कम नहीं है, जॉब कम नहीं। अब तो लग रहा है कि बिहार में भी जाके आप जॉब ले सकते हैं। सुनने में आया 10 लाख नौकरी मिलने वाली है अगर सरकार तेजस्वी यादव की बनती है तो। और उम्मीद भी इस प्रकार से है कि बन जाएगी, तो वहां के भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 10 लाख अगर 10 में 5 ही दे दें, 4 ही दे दें, 3 ही दे दें, 3 तो कम हो जाएगा, 5 तो कम से कम चाहिए। 5 कम से कम वो दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं कि यूपी वाले बिहार में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, करेंगे, लेकिन जनरल कैंडिडेट के तौर पे करेंगे, जनरल कैंडिडेट रहेंगे आप। चलिए, कहीं दुष्टता कर जाए, कहें कि यूपी वाले भरेंगे ही नहीं, तब तो फिर हो गया कल्लाड़। ये भी तो लोग कह सकते हैं, स्टेट वाले अलग अलग। तो वैकेंसी बहुत आएगी। चुनाव आने वाला है 2022 में आपका यूपी स्टेट का। यहाँ भी अगर वहाँ 10 मिल रहा है तो यहाँ लोग प्रयास करेंगे 20 दे दें, तो देखिए 15 तो कुछ मिल जाए, मिलता रहेगा जॉब। इसमें आपकी चांदी कटने वाली है, चांदी चांदी है बच्चों, चांदी सोना दोनों है। बस आपको करना क्या है? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहिए। पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो 6 महीने साल भर बाद कोई एग्जाम होगा तो उसको क्वालिफाई करेंगे। आप ये अगर सोचने लगे कि अब वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई तैयारी करना शुरू करेंगे, तब तो हो गया, आपसे कभी नहीं कर पाएंगे। फिर आज से और अभी से तैयारी में आपको लगना पड़ेगा, तब कोई 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो उसको क्वालिफाई करेंगे। कोई भी आपको परीक्षा मिलेगी मिनिमम अभी से 6 महीने का समय नहीं। सीएचएसएल में कम समय है, मान लीजिए कि 5 महीने का समय, मान लीजिए अभी से मान लीजिए 5 महीने का समय है, तो 5 महीना 6 महीना इतना समय तो मिलना ही मिलना है। कहाँ चला गया कमेंट? लॉक वॉक लगा के रखते हैं आप। चलिए निकालिए कमेंट, निकालिए जल्दी। तो अमर आकाश की समस्या समाप्त हो गई होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहाँ लगता है मैं दिखाऊंगा, बारी बारी, मतलब सब पे चर्चा होगी, स्टेप बाय स्टेप होगा, चर्चा होगी। आजकल 10 बजे वाले टाइम पे दिमाग बड़ा भारी भारी सा रह रहा है, मतलब उड़ता हुआ पाया जा रहा है मेरा दिमाग इस समय। तो अभी देखिए जहां लिखना था मुझे अंश बड़ा है, अंश छोटा है हर से, मैं वहां लिख रहा हूं अंश बड़ा है हर से। तो होता है, दिमाग कभी कभी रहता है कहीं डिस्टर्ब। चलिए हो गया, गुड, बढ़िया है। सारे बच्चे सब, अब सबका नाम लेना तो अनिवार्य नहीं, इतने बच्चों का कैसे मैं नाम लूंगा, एक का लूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो एग्जाम्पल दे दिया जाए ना, आप ही लोग एग्जाम्पल बताइए इस नियम के लिए और इस नियम के लिए।
इस नियम का तो ये एग्जाम्पल है ही, इसका चाहिए। बताइए 7/5, फिर उसके बाद 9/7, फिर बताइए 11 कितना 9। सही है बच्चों? अंश हर का अंतर क्या दिखाई दे रहा है? सबका क्या है? इक्वल है। यहां 2 है, यहां भी 2 है, और यहां भी क्या है? 2 है। अब बताइए नियम के साथ कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? सबसे बड़ा 7/5 आ गया समझ में, और सबसे छोटा 11/9। आप उत्तर की प्राप्ति कर लीजिए, आंसर को प्राप्त करिए। अगर आप इसको दशमलव में लिखें तो बेटा 7/5 का मतलब क्या होगा? 1.0 कहां आएगा? एक बार तो भाग जाएगा ही ना, एक बार तो भाग जाना ही। बोलिए कितना? 1.4 आ रहा है। इसका बोलिए 1.28 मान लिया। और ये 1.2 आगे 2.1 नहीं, कुछ तो आना चाहिए ना, नहीं तो इसमें भी 2 दिखेगा, इसमें भी 2 दिखेगा, ऐसा क्यों करेंगे? 1.22 ठीक। अब देखिए, अब कंपेयर करना आसान है, भाग दे के कर रहे हैं आप। सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? 7/5 दिखाई दे रहा है। और सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? 11/9 दिखाई दे रहा है। तो नियम जो आपने लिखा है वो क्या है? वेरीफाई हो गया? क्लियर है सारे बच्चों को? अगर यहां पर अंश बड़ा है हर से, सुन लीजिएगा, अंश बड़ा है किससे? हर से। तो यहां पर अगर अंश हर का अंतर बराबर हो तो जो देखने में छोटा लगेगा, मतलब जो छोटी संख्याओं से फ्रैक्शन तैयार होगा वही बड़ा होगा, और जो देखने में बड़ा लगेगा बड़ी संख्याओं से जो तैयार होगा वही क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए जरा YouTube के कमेंट दिखा दीजिए बच्चों के। अभी मैं फिर आऊंगा 15 मिनट बाद इसी को कंटिन्यू करने के लिए। कल ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन पूरा। परसों से नया टॉपिक सीरीज और लास्ट टॉपिक होगा हमारा। चलिए, और किसी के मन में अभी जितनी चीजें बताया कोई डाउट? क्लियर है? अब चलिए, कमेंट आ गया सर क्लास चलेगी कि नहीं? कौन सी क्लास? ज्योमेट्री की क्लास अब दिवाली बाद लेंगे। ठीक है, और कमेंट दिखाइए। इतने ही कमेंट है बस? गुड मॉर्निंग वाले सब हटाइए फटाफट। सर सिंप्लीफिकेशन, हाँ अभी होगा आपका 12-1 बजे, मतलब 1-2 बजे सिंप्लीफिकेशन जो बचा हुआ है उसका 2 टाइप उसको कंप्लीट कराएंगे। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन में पूरा तुरंत हो जाएगा। अंशुल मिश्रा परेशान ना हो। चलिए आगे, और कोचिंग कब खुलेगी ऑफलाइन? प्लीज बताइए। नवीन शर्मा कह रहे हैं कोचिंग कब खुलेगी ऑफलाइन बताइए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं हमसे फोन करके। अब तो मैंने अपना नंबर पर्सनल दे रखा है, तो फोन करते हैं कि कोचिंग कब खुलेगी, तो क्या जवाब दूं मैं उनको? बताइए। चलिए आगे देखिए, मतलब जिसको आना है आ सकता है, कोचिंग कंटिन्यू है। चलिए मतलब भी वो निकाल ली। मैं डेली प्रतापगढ़ से आऊँगा, जो कि 70 किलोमीटर है डेली बस से। हाँ ये तो समस्या हो जाएगी। नवीन शर्मा, आप 70 किलोमीटर आने से बेहतर क्या है कि आप यहाँ रूम लेके रह लीजिए। पूरा समय आप बर्बाद करें, या तो मेरा ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, आइए मत यहाँ पर, और ऑनलाइन क्लास लेने के बाद वहीं कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ये अनिवार्य है, क्योंकि ऑनलाइन से सब कुछ नहीं हो सकता। समझिए, आप एक कोचिंग प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग के टच में रहेंगे तो सामने बैठ के पढ़ना वो अलग बात हो जाती है, और मोबाइल पे पढ़ना वो अलग बात हो जाती है। कंटेंट और सारी चीजें यही रहेंगी, और किसी ऑफलाइन कोचिंग में सपोर्ट लेते रहेंगे तो फायदा रहेगा, हो जाएगा। यहाँ मत आइए 70 किलोमीटर दूर से। चलिए, समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी है, क्यों? या तो यहाँ रूम लेके रहें। अब बच्चों हम आएंगे थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, एग्जैक्टली 15 मिनट बाद आते हैं, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लास। तब तक आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जहां जो डाउट हो वो हमसे पूछिएगा। कंपेयर करने का बस एक तरीका है, वो नहीं बताया मैंने,
अंश हर के अंतर से भाग देकर जब अंश बड़ा हो, अंश बड़ा वाला नहीं बताया अभी मैंने, वो भी